आमिर खान सुर्खियों में है, फिल्मों की वजह से नहीं, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने बयानों की वजह से। बयानों की वजह से इसलिए क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं, जहां पर उनको इतनी मोहब्बत मिली, इतना सत्कार मिला है, आज उन्हें वहां पर डर लगता है। सवाल बहुत सारे उनसे पूछे जा सकते हैं और सवाल उनसे पूछे जा भी रहे हैं कि इतने सालों से जिस देश में आप रह रहे हैं, जहां पर पले हैं, बड़े हैं, जहां पर आपने शादी की है, एक नहीं दो नहीं, अगर मैं गलत नहीं तो शायद तीसरी शादी उनकी है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। धर्म के मामलों को भी अगर हम सामने रख लें तब भी किसी ने आपके ऊपर सवाल नहीं उठाया, किसी ने आपके फिल्म का बहिष्कार नहीं किया इस लिहाज से कोई धर्म की बात आए या असहिष्णुता की बात आए। हर तरीके से आपको सम्मान दिया गया, सत्कार दिया गया, और उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। आप ये कहते हैं कि उन्हें डर लगता है। अगर डर लगता है जनाब, तो फिर आप मुंबई में रहते कैसे हैं? आप देश में घूमते कैसे हैं? आप ये बयान कैसे दे पाते हैं कि आपको डर लगता है? अगर आपको वाकई डर लगता होता तो शायद आप ये बयान भी नहीं दे पाते, और बयान देने के बाद में भी आप सुरक्षित नहीं रह पाते। तो आपके बयान का तो खंडन अपने आप में ही होता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि आपकी दरअसल ये पीड़ा है या बॉलीवुड की किसी फिल्म का कोई ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं किसी फिल्म के प्रचार के लिए और आप महज पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं इस वक्त। आमिर खान ने जो कुछ भी कहा, वो उनका पब्लिसिटी स्टंट हो या फिर किसी आने वाली फिल्म का के प्रचार का कोई नया तरीका, क्योंकि अजीबोगरीब तरीके आजकल प्रचार के ढूंढे जा रहे हैं। हीरो गायब हो जाते हैं, फिर वो टेलीविजन पर अपना इश्तिहार दिलवाते हैं, ढूंढिए और पाइए और आपसे मिलने आएंगे आमिर खान, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें अब नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। हो सकता हो कि यह भी एक तरीका हो अपनी पब्लिसिटी स्टंट का फिल्म के प्रचार के लिए, माना जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान की सियासत, हमारे राजनेता, यहां की राजनीति। बयान क्या मिला, बस हवा में उड़ गए। माननीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, ये फरमा रहे हैं कि कुछ तो बात रही होगी, यूं तो कोई बेवफा होता नहीं, कुछ तो बात रही होगी, ऐसे तो आमिर खान बयान देंगे नहीं। अब आमिर खान या तो भगवान श्री राम हो गए कि वो 24 कलाओं के संपूर्ण हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, या फिर वो स्वार्थ से उठकर महर्षि दधीच हो गए, जो कि समाज की सेवा में ही हमेशा लगे रहते हैं, और जब भी कुछ बोलते हैं वो समाज की सेवा के लिए ही बोलते हैं, कभी अपनी सेवा के लिए तो बात करते नहीं वो। या तो हम ये मान लें, और इन्हीं पूरे पृष्ठभूमि को देखते हुए ही हम मुलायम सिंह यादव के बयान को रख रहे हैं। सुनिए आप मुलायम सिंह यादव के बयान को, और उसके बाद हम कुछ और बयान भी सुनवाएंगे, क्योंकि बयान बहादुर हिंदुस्तान में बहुत है। क्या है, बयान ही तो देना है। सुनिए। आप ऐसे करते अपनी भी राय है, कहीं तकलीफ दिल की बात होगी, कहीं चोट लगी होगी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल है क्या? इसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे दुनिया में अच्छी मानी है हिंदुस्तान की। यहाँ सबको अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है, तकलीफ हो चाहे खुशी हो। तो ये कोई मुद्दा नहीं लेते। आजम के मुद्दा को तो आप झूठ कहीं न कहीं बना देते हैं। वो कह रहे देश छोड़ के चले जाएंगे, और इतने ज्यादा राइटर्स हैं, एक्टर्स तो हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तकलीफ कहाँ हुई है, ये पूछना चाहिए। कहीं कहीं तो तकलीफ हुई, तो बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है, तो उसको पूछना चाहिए सरकार। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार क्यों बुलाकर पूछे, क्यों? सवाल यह है, क्या पहले कभी नरेंद्र मोदी या सरकार से उनकी कोई गुफ्तगू नहीं होती है? क्या कम्युनिकेशन गैप है? और जरा ध्यान दीजिए, अतुल्य भारत का एडवर्टाइजमेंट करते हैं आमिर खान, हर टेलीविजन स्क्रीन पर दिन में 4-5 बार तो दिखते हैं, अतिथि देवो भव का नारा लगाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए है, पर्यटन वो लगातार बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो अतुल्य भारत कह रहे हैं और दूसरी तरफ असहिष्णु भारत कह रहे हैं। अगर उनका जहन गवारा नहीं करता, अगर उन्हें डर लगता है, तो क्या स्वयं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा? क्या स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से विड्रॉ करने की कोशिश की कि मैं अतुल्य भारत का ऐड नहीं करूंगा, कृपया करके इसको बंद करवा दीजिए, क्योंकि मुझे डर लगता है और मैं जैसा चाहता हूं वैसा हिंदुस्तान नहीं रहा है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं किया है। क्यों?
क्योंकि मामला वहां पर पैसे से जुड़ा हुआ है। चलिए, जैसा कि हम बयानों की राजनीति आपको बता रहे हैं, एक बयान और आया है, वो है मुलायम सिंह यादव के अनुज कैबिनेट मंत्री, कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव का। वो यहां तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आपको मुंबई में ही डर लगता है, सोचा कि उन्होंने कि मुंबई में डर लगता होगा उनको, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का निमंत्रण दे दिया कि आप हमारे यहाँ आके रहिए, आगे आके, यहाँ पर सब कोई सुरक्षित है, यहाँ पर राम राज्य है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। सुनिए ये बयान भी। तो वही तो हम उनसे कह रहे हैं, यहीं रहें, आराम से रहें, उत्तर प्रदेश में आ जाएं, लखनऊ में आ जाएं, कहीं पर भी आ जाएं, रहें, और कहीं पर भी किसी तरह की चिंता न करें। बीजेपी जो कह रही है आमिर खान को चला जाए, हाँ, विदेश तो हम कह रहे हैं कि यहीं रहें आकर के, और यहीं के रहें। बीजेपी का ये कहना कहा, देखिए, ये फासिस्ट लोग हैं, फासिस्टवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। ये देखिए हमेशा भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये लड़ाने वाले लोग हैं, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको लड़ाने वाले लोग हैं। तो इसलिए तो हमने कहा उत्तर प्रदेश में रहें, सबकी जिम्मेदारी है, सभी वर्ग, मैंने कहा सभी वर्गों के लोग, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। शिवपाल सिंह यादव साहब जब भी बयान देते हैं तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बयान देते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो या गम की बात हो। उनके चेहरे पर, उनकी आवाज में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है जिसमें हंसी का अट्टहास महसूस होता रहता है कि वो हंसते रहते हैं और हंस हंस के बात करते रहते हैं। जो नजदीकी लोग हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत मजा, बहुत मस्ती करते हैं शिवपाल सिंह यादव, और इसीलिए तमाम पत्रकारों के वो चाहते भी रहते हैं। लेकिन फिर भी मामला चूंकि गंभीर है और इसमें गंभीरता की ये बात है, क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा है? सवाल ये है, वो बुला तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले इस तरफ सोच लेना चाहिए। लेकिन जब बात हम समाजवादी पार्टी कर रहे हैं तो अगले और बहुत बड़े कद्दावर नेता जो कि केंद्र की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत चाहते हैं दिल्ली में, हर पत्रकार उनसे सबसे पहले बयान लेता है कि श्रीमान जी आपका क्या कहना है। और जब नरेश अग्रवाल के सामने माइक आया तो उन्होंने एक लफ्ज में कहा, ये पीड़ा नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। सुनिए। तो खाली ये देश का मुद्दा नहीं, इससे पूरे विश्व में भारत की जो बदनामी हो रही है उस पर हम सब लोगों को ज्यादा चिंता है कि अगर विश्व में संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान में जातियों में मतभेद है, जातियों में लड़ाई है, कुछ जातियां अपने को असुरक्षित समझ रही हैं, तो ये तो फिर किसी सभ्य देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं इस पर डिस्कशन होना चाहिए, कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे रोका जाए, और इसके जो गंभीर परिणाम होंगे वो परिणामों को कैसे रोका जाए, इन सब चीजों पर बहस होना चाहिए। हम लोग भी इसके पक्ष में, समाजवादी पार्टी ने इसी बारे नोटिस दिए। तो फिलहाल हमने आपको लगातार कई बयान सुनवाए हैं और माहौल में आमिर चर्चा में हैं, और जाहिर सी बात है आमिर खान का बयान आया है, मार्केट पर असर पड़ रहा है। जो जिनकी ब्रांडिंग वो करते हैं, जिनके लिए एड वो करते हैं, निश्चित तौर पर कल हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में कल गहमा गहमी जबरदस्त है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, नोटिस दिया जा चुका है इसको लेकर, और इसके ऊपर चर्चा की मांग की है कांग्रेस ने, और सरकार ने भी यहां पर यह कह दिया है। आमतौर पर सरकार का यह चरित्र बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सरकार हमेशा इस बात के लिए कहती है, कोई भी नोटिस हो चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है। सरकार की तरफ से भी यह सीधा बयान आया है कि हां हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो कल बहुत महत्वपूर्ण होगा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को देखना, समझना, कौन क्या कह रहा है और किस अंदाज में कह रहा है। बहरहाल ये तो बातें होंगी कल की, लेकिन इस वक्त की जो हम आपको बात बता रहे हैं वो ये कि मार्केट में जो कंपनियां बैठी हुई हैं उनको भी अपने अस्तित्व का, उनको अपने बाजार का, उनको अपने पैसे का, रुपए का चिंता सता रही है, और इसीलिए उनकी तरफ से भी बयान जारी हो रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन जो ट्रेड कंपनी है जो बाजार में काम करती है उसकी तरफ से भी बयान आ गया है, कुछ और कंपनियों की तरफ से बयान आया है कि भाई हमें मत आप इनकार करो, ये आमिर खान का अपना निजी बयान है, हमारा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनियां तो अपना व्यापार देखती हैं, आमिर साहब जोश में आके कभी कभी होश खो बैठे हैं और इसलिए उन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन के न्यूज कुछ खास सवाल आज अपने इस चर्चा में उठा रहा है, और अपने खास मेहमानों से गुफ्तगू में हम ये सवाल जरूर रखेंगे कि आखिरकार ये कैसा आमिर का स्टंट है, कैसा पब्लिसिटी स्टंट है, क्या ये बयान है, क्या मीडिया में आने से पहले मोदी को कोई खत लिखा, अपने विचारों के बारे में उनको अवगत कराया। तीसरा बड़ा सवाल, क्या किरण से अगर वो शादी करते हैं
तो इनटॉलरेंट भारत में वो कर सकते हैं शादी? क्या आमिर को आमिर खान के तौर पर जो यश मिला वो असहिष्णु भारत में मिल सकता था? पांचवा सवाल कि क्या ये वास्तव में पीड़ा है या फिर महज पब्लिसिटी स्टंट? पीड़ा है तब तो आप रह नहीं सकते, और पब्लिसिटी स्टंट है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और क्या किसी फिल्म के प्रचार का कोई नया तरीका है ये? क्योंकि हम आपको बता दें कि उनकी एक नई आगामी फिल्म है दंगल, अब वो चर्चा में है। धीरे से वो अपने चीजों को आगे रखेंगे, और उनके बयान से इतना तो तय है कि पर्दे पे ना सही लेकिन हकीकत की जमीन पे राजनीतिक दंगल तो शुरू हो ही चुका है। दंगल उनकी फिल्म का नाम है, और दंगल हमें यहां पर दिख रहा है। कोइंसिडेंट है या फिर जानबूझकर? बहुत बुद्धिजीवी हैं आमिर खान साहब, उन्होंने बहुत तरीके से अपनी फिल्म का प्रचार करने की रणनीति निकाली हो, यह भी बात हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, AK ओझा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। धर्मानंद तिवारी समाजवादी पार्टी इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना अबुल मियां फिरंगी महली हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। और सुभाष ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ओझा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये आमिर खान का बयान वास्तव में पीड़ा लगता है आपको? मुस्कुराते हुए आते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, बढ़िया सी गाड़ी में चलते हैं, काम की तवज्जो मिलती है, यश, शोहरत, कीर्ति, पैसा सब उनके कदमों में है। बहुत पीड़ा में है क्या आपको लगता है? या बड़े बड़े लोगों का ये शुगुफा होता है कि हम भी चर्चा करते हैं और राजनेता राजनीति करते हैं इन बयानों को लेकर? ओझा साहब। नहीं, देखिए, अभी आपने जो 6 प्रश्न दिखाए हैं उसमें से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीड़ा है या पब्लिसिटी स्टंट है। ये दोनों है, लेकिन पीड़ा एक दूसरी तरह की है। ये भारत के असहिष्णु होने की पीड़ा नहीं है, उसके पीछे कोई दूसरे कारण हैं जो अभी आगे बहस में आपको बताएंगे। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट तो इसलिए माना जा सकता है कि जो अभी आपने एक जिक्र किया कि उनकी एक फिल्म दंगल आ रही है, और चूंकि वो हर समय अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी उन्होंने वो तरीका इस्तेमाल किया। क्योंकि कल मैं कुछ हेडलाइंस देख रहा था, कुछ चैनल्स पे आ रहा था कि आमिर का सहिष्णुता पे दंगल, तो सीधे सीधे उनकी फिल्म के टाइटल से इसको रिलेट किया जा रहा था। बाकी सही बात क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पीड़ा वाली बात जो है वो आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूंगा। जब तक बिहार चुनाव था तब तक साहित्यकारों के लिए देश असहिष्णु था। बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है किसी ने दिया हो, लेकिन किसी ने पुरस्कार न लौटाया न उस पर बहस की। और अभी इसके पीछे के आप कारण पे जाएंगे तो जरा सा आप गहराई में जाके देखिए कि जब से छोटा राजन का प्रत्यर्पण हुआ है और छोटा राजन के जरिए बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के सहित और लोगों के जो डी कंपनी से संबंधों के उजागर होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये बात। और तीसरा कारण है कि जो टैक्स और ईडी की लगातार नोटिसेस बॉलीवुड के स्टार्स पे जाने लगी हैं, तो ये एक पीड़ा का विषय है। तो एक तरफ तो दंगल का स्टंट है और दूसरी तरफ ये पीड़ा है जो अपेरेंटली समझ में आ रहा है। जी, बहुत बड़ी बात। अभी विद्वत जन है वो इस पे प्रकाश डालेंगे और उस पे फिर जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हम आगे देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत महत्वपूर्ण आयाम यहां पर इस चर्चा को एक नया आपने आयाम दिया है, वो छोटा राजन का प्रत्यर्पण को लेकर। क्योंकि बातें बहुत सारी सरकार तक पहुंचेगी और सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, ये पर्दे के पीछे की राजनीति होती है जिसको कि आम आदमी समझ नहीं पाता है। डी कंपनी के साथ में किसके किसका रिलेशन है, आप अपनी कमाई का हिस्सा किसको किसको देते हैं ताकि आप सुरक्षित रह पाएं। और आमतौर पर जब आपके पास में लक्ष्मी का वरदान आपको मिला हुआ है तो थोड़ा सा वरदान ट्रांसफर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आप सुकून की नींद सो पाते हैं। लेकिन इस देश का आम आदमी हीरो मानता है आपको, आपकी बात को सुनता है, तो क्या आप देश की चरित्र के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्या आपको यह हक है? और चर्चा हम कर रहे हैं, जिक्र हम कर रहे हैं आमिर खान का। आमिर खान को इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया। आमिर खान बहुत खूबसूरती के साथ अपनी शादी, अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं। उनकी शादी पर किसी ने कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया, धर्म को लेकर कभी कोई मतभेद नहीं पैदा किया। उनकी फिल्में जब आती हैं तो तहलका मचाती हैं। कलाकार को कभी धर्म के आधार पर, असहिष्णु होने के आधार पर कभी बर्खास्त नहीं किया गया, नकारा नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी आमिर खान साहब कहते हैं कि इस देश में रहने पर उन्हें डर लगता है और वो देश छोड़कर जाने की भी बात करते हैं।
शर्म तो आती भी है और अचरज भी होता है कि इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी क्या यही विचार उनके दिमाग में, उनके जहन में पलते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर अभी ओझा साहब ने कही कि इस समय छोटा राजन अंदर है और छोटा राजन भारत सरकार की गिरफ्त में है। अब मामला डी कंपनी से जुड़ा हुआ है, किन किन को फंडिंग करता है, कौन छोटा राजन को नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि कौन डी कंपनी को पैसा पहुंचाता है, किसके किसके रिश्ते डी कंपनी के साथ में है, कौन जो भारत की लिस्ट में ब्लैक लिस्टेड हैं जिनको हम आतंकी के नाम से संबोधित करते हैं, क्या उन आतंकियों संबंधित हैं, और क्या ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है, क्या ये अपने फिल्म का प्रचार है। बहुत सारे सवाल है। कम से कम इन तमाम सवालों के घेरे में पीड़ा नहीं झलकती जो कि देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता, जैसा कि वो फरमा रहे हैं कि असहिष्णुता बढ़ रही है, इसको लेकर तो कम से कम ये पीड़ा तो है ही नहीं, इसको तो सिरे से खारिज किया जा सकता है। धर्मानंद तिवारी जी, बयान बहुत जबरदस्त तरीके से आए आपकी पार्टी के भी। हम चाहेंगे कि क्या वाकई सब कुछ राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, आके वो बस सकते हैं आके? उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान से बाहर है? उत्तर प्रदेश में असहिष्णुता नहीं है, महाराष्ट्र में असहिष्णुता है, मध्य प्रदेश में असहिष्णुता है, मुंबई में अगर डर लगता है आमिर खान को तो उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से बाहर है, यहाँ असहिष्णुता नहीं है, यही कहना चाहते हैं। भाई पेश जी, असली विषय से आप खुद ही हट रहे हैं। विषय है आमिर खान का ये बयान, उस पर चर्चा करनी है। ये तो सेकेंडरी हो गया कि मुलायम सिंह जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। जो मेरा मानना है, जो हमारी बुद्धि जहां तक जा रही है, ये आमिर खान साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के ब्रांड क्या कह रहे हैं आप, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका प्रचार करते हैं और इस समय इस तरह की बात करते हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये केंद्रीय सरकार के इशारे पर ही ये बयान हुआ। इसलिए जैसा आपने देखा कि बिहार के चुनाव के समय दाल का भाव 200 रुपया किलो हो गया था, महंगाई चरम सीमा पर थी, तो भाजपा के लोगों ने उस बात का प्रचार ज़्यादा न हो, दाल के विषय में लोग बात न करें, इसलिए कभी गोमांस का नारा लगा दिए, कभी किसी चीज़ का नारा लगाते थे, कभी जंगल राज का नारा लगाते थे कि पब्लिक का ध्यान दाल से हट जाए। लेकिन दाल से हटने के लिए सारी चाल मोदी जी की बिहार के लोगों ने ख़त्म कर दिया और रिजल्ट आपके सामने आया। हमको ये लग रहा है कि आमिर खान साहब उनके इशारे पर ही, केंद्रीय सरकार के इशारे पर भी इस तरह का बयान दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। वो इस देश में हीरो की तरह सिनेमा में काम करते हैं, प्रचार करते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं, देश की जनता उनका सम्मान करती है। अगर उनके द्वारा इस तरह का बयान आता है तो उनके पार्टी के लोग, उनके विश्व हिंदू परिषद के लोग हंगामा खड़ा करेंगे और ठीक वही हुआ। ये प्लान्ड है, ये प्लान्ड है, ये प्लान करके इस तरह का बयान उनको उनसे दिलाया गया है जी कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या लेकिन धर्मानंद तिवारी जी, आपको मैं रोकता हूँ, ये ठीक है कि आप जानी तौर पर आप क्या सोच रहे हैं, ध्यान हटाने के लिए जी, ये आपका अपना व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि आमिर खान ने जो बयान दिया और उसके बाद तगड़े, जो जिसको कहना चाहिए सबसे पहले इस बयान को हाथों हाथ लपकना, आपके बहुत करीबी और आपके बहुत चाहते हैं वो शिवपाल सिंह यादव, और आप उनके भी बहुत चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में आके बस जाइए आके। तो सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान से अलग है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य है क्या? और क्या ये बयान देना शोभा देता है? क्योंकि खुद मुंबई में रहते हैं, कहीं वो बाहर रहते होते तो मुझे समझ में आता। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की तहजीब है गंगा जमुनी। आप ये कह के क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आके बस जाइए आके? महाराष्ट्र असुरक्षित है क्या? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये इसलिए मैंने कहा, आवाज नहीं आ रही है जी, आप बताइए, आप बोलिए। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की बातें उठ गई और इस तरह की समस्याएं समाज के सामने, देश के सामने खड़ा कर दी गई कि सारी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए बयान दिलवाया गया, और उनको चूंकि महाराष्ट्र से ही उन्होंने ये बयान दिया है,
इसलिए इसका उत्तर तो यही होगा। महाराष्ट्र नहीं दिया, कल वो दिल्ली में थे, लग रहा है, कल वो दिल्ली में थे। धर्मानंद तिवारी जी, हम यहाँ हैं, धर्मानंद तिवारी जी, मुझे लगता है कि आप अखबार पढ़ते होंगे। कल वो दिल्ली में थे, एक वहां पे अवार्ड समारोह था, पत्रकारों का वहां पे जमघट था और रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह था, वहां पर उन्होंने अपनी ये बात कही है। तो दिल्ली में कही और दिल्ली में कहने का ही बड़ा मकसद है। ये बात उन्होंने मुंबई में किसी फिल्मी सेट पर नहीं कही। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल मियां फिरंगी महली हमारे साथ मौजूद हैं। फिरंगी महली जी, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारे यहाँ परंपरा बुद्ध की है, हमारे यहाँ परंपरा सहिष्णुता की है, असहिष्णुता की नहीं है। हम बहुत टॉलरेंट हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाता है। कई मंचों पर नरेंद्र मोदी ने भी कही है ये बातें। और अगर आंकड़ों के आधार पर भी हम देखें तो यूपीए सरकार के अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल का हम जिक्र करें तो जितने दंगे यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी के आने के बाद में दंगे कम हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है आमिर खान का यह बयान कितना वाजिब है? कितना वाजिब है यह बयान? हम हिंदुस्तान को तोड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक बात का सवाल करना चाहूँगा जी कि आमिर खान से पहले फौज के लोगों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, बड़े बड़े स्कॉलरों ने और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बिरादरियों ने इस मुद्दे को उठाया कि नहीं उठाया? अपने उन्होंने अवार्ड वापस किए, अपनी शील्ड वापस की। उसको देखते हुए अगर आमिर खान ये बात कह रहे हैं, और ये आमिर खान की बात उनकी अपनी नहीं है बल्कि वो अपनी बीवी की बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बीवी ये पूछ रही है कि आखिर हमको हिंदुस्तान में रहना है या मुल्क से बाहर चला जाना है। तो अगर किसी गैर मुस्लिम की बात किसी मुसलमान की ज़बान से निकल जाए तो उसको न छोड़ करके सिर्फ इस वजह से कि आमिर खान दिखाई देते हैं उनको इस तरह से उछालना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ सियासी बाजीगरी है। क्योंकि कल से सदन चलने वाला है और सदन पे बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो उठाए जाएंगे, उसमें ये मुद्दा भी होगा। तो इस तरह से आमिर खान की बात को उछालने के बाद ये सियासत का बदलाव किया जा रहा है कि सदन से नज़रें हट करके खाली आमिर खान की बातों पे जम जाएं। और अगर उनको अपना प्रचार ही करना था तो आमिर खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बिला प्रचार ही के उनका प्रचार है, सारी दुनिया उनको जानती है। ये स्टैंड करके वो अपनी को बदनाम करवाएंगे, अपना प्रचार करवाएंगे। जी, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? कौन ध्यान भटकाना चाहता है? कम से कम क्या सरकार अपनी बदनामी चाहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बदनामी चाहेंगे? क्या हिंदुस्तान का नाम दुनिया में खराब हो? क्या ये सरकार चाहेगी जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं? और क्या खुद आमिर खान जो अतुल्य भारत करते हैं, जो इनक्रेडिबल इंडिया का प्रोमो करते हैं, जो कि उसका ऐड करते हैं, क्या वो चाहेंगे कि भारत की बदनामी हो? फिर वो ये बयान क्यों देते हैं? और अगर उन्हें लगता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि असहिष्णु भारत हो गया है तो आप इस पर बैठ के पहले तो आप खतो किताबत कर सकते हैं, आप मोदी से बात कर सकते हैं, आपको मिलने का टाइम मिल सकता है। आपको लगता है तो मैं कह रहा हूं, तो कौन है पीछे? ये साजिश कौन कर रहा है? फिरंगी महली साहब, साजिश इस हिंदुस्तान में सिवाय साजिश के कुछ और काम भी हो रहा है। जो नेता हैं उनका काम है अपनी जनता को संतोष प्राप्त करना, उनके साथ इंसाफ करना, उनको महंगाई से बचाना, उनको दहशतगर्दी से बचाना, उनको मुसीबतों से बचाना। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि जितने नेता हैं वो एक ना एक मुद्दा लेकर सड़क पे आ जाते हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं कि कौन मारा जा रहा है, एक बच्चा जो है उसका हवालात में जाके कत्ल किया जा रहा है, औरतों के साथ दुश्मनी हो रही है। कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको नेता सुलझा रहे हैं सिवाय इसके कि मीडिया में आकर के अपना एक शगुफा छोड़ देते हैं, उसके बाद पूरा हंगामा हो जाता है। लोग भूल जाते हैं कि 200 रुपए की अरहर की दाल क्यों हुई और किस वजह से हुई। आमिर खान नेता नहीं अभिनेता हैं। आमिर खान अभिनेता है, नेता नहीं है फिरंगी तो बात तो नेताओं की होने लगी ना, वो है। लेकिन ये बात नेताओं की होने लगी। नेता भी अभिनेता बन रहे हैं। बिहार का झगड़ा शुरू हुआ है, कितने बयानात आए हैं जिन्होंने बिहार को मोदी से छीन लिया। तो अब ये इस वक्त सदन चल रहा है, सदन में बड़े बड़े मुद्दे उठेंगे, बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, अरहर की दाल नीचे नहीं हो रही है।
आतंकवाद और दहशतगर्दी फैलती जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस वाले जो है वो आतंकवादी बने हुए हैं कि वहाँ हवालात में बच्चा मारा जा रहा है। एक खबर है, सुबह से शाम तक अखबार देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, सिवाय इन खबरों के कुछ है नहीं। फिरंगी महली जी, पिछली बार सदन नहीं चल पाया, अब भी सदन नहीं चल पाएगा इन्हीं बातों को। फिरंगी महली जी, आपको कैटेगराइज करना होगा। आपने इस बात का बहुत सिरे से जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान में साजिश के अलावा होता ही क्या है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपसे सवाल यही किया था कि किसकी साजिश है। आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया का वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि हिंदुस्तान की छवि खराब हो? तो वो तो बयान दे नहीं सकते हैं इस तरीके का। सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की, तो कम से कम नरेंद्र मोदी तो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान की छवि खराब हो, ये तो आप भी समझते हैं। तो साजिश किसकी है? किसके कहने पर यह बयान दिया गया होगा? कौन चाहेगा कि मुद्दों से भटकाव हो और यह मुद्दा सामने आए? बात हम कर रहे हैं आमिर खान की। जिक्र इसलिए है कि हमने इस देश के प्यार ने, मोहब्बत ने, खुलूस ने आमिर से आमिर खान उनको बनाया और सब कुछ तो दिया इस हिंदुस्तान ने। और वो खुद आज की तारीख में भी वो अतुल्य भारत की बात करते हैं और अतुल्य भारत की बात करते करते वो असहिष्णु भारत की बात करने लगे हैं। बहुत सारे सवाल तो हैं और उन सवालों को हम लगातार उठा भी रहे हैं। एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि के न्यूज के सवाल क्या क्या हैं। उन सवालों को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब इन सवालों के जवाब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दरअसल हकीकत क्या है। हमारे खास मेहमान भी यही कह रहे हैं कि सब साजिशी है, इसके अलावा इस पूरे मुद्दे में कोई दम नहीं है, सिर्फ चर्चा गर्म रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। के न्यूज के सवाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त। आमिर का अतुल्य भारत असहिष्णु कैसे हो गया? इस वक्त भी अतुल्य भारत की वो बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ असहिष्णु भी। क्या मीडिया में आने से पहले, सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले मोदी को उन्होंने कोई खत लिखा, इसके बारे में कोई बात की? क्या किरण से शादी वो असहिष्णु भारत में कर सकते हैं, इंटॉलरेंट इंडिया में? क्या आमिर को आमिर खान के तौर पर जो यश, कीर्ति, वैभव असहिष्णु भारत में मिल सकता है? क्या ये वास्तव में पीड़ा है या फिर पब्लिसिटी स्टंट? और एक आखिरी सवाल ये है, अगली आने वाली फिल्म है दंगल, क्या ये नई फिल्म के प्रचार का कोई नया तरीका? तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले फिजाओं में बार बार चर्चा है कि असहिष्णु होता जा रहा है भारत। लोग कह रहे हैं, उनके कहने पे चलिए 4 बयान और आ रहे हैं कि हाँ असहिष्णु हो रहा है, लेकिन जो तथ्य हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये भारत असहिष्णु नहीं हो रहा है। कम से कम आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें, यूपीए की सरकार जब थी और उसकी तुलना में नरेंद्र मोदी की सरकार का जब हम जिक्र करें तो सांप्रदायिक घटनाओं में कमी आई, और खास तौर से जो बड़ी सांप्रदायिक घटना जिनको हम कहते हैं उसमें ऐसी जिसमें कि 5 से अधिक मौतें हुई हों, 10 लोग घायल हुए हो, ऐसी तो एक भी घटना नहीं हुई है नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद में। तो फिर कैसे समझा जाए कि डर लगता है? ये बना बनाया एक साजिश इस बात की है कि हाँ बदनाम किया जाए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब किया जाए, और उसमें छोटे क्या बड़े क्या हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए सरकार 2009-2010 में 701 घटनाएं, 2010-11 में 580 होती हैं, 11-12 में 668 होती हैं, पीक पर पहुंचती हैं चीजें। लेकिन जब हम आगे आते हैं 2013-12-13 में 823 तक पहुंचती हैं, 12-13 का अगर हम जिक्र करते हैं, 11-12 में 668 घटनाएं होती हैं, लेकिन 12-13 में ये घटनाएं 823 होती हैं। 13-14 के साल में जबकि मोदी सरकार सत्ता में आती है, मई 2014 से 644 रह गई, जिसमें कि आधा पोर्शन अभी यूपीए गवर्नमेंट के पास था, 644, और यहां पर अब तक अगर देखा जाए तो 630 हुई हैं। घटनाओं के माध्यम से आप देखो तो सांप्रदायिक घटनाएं घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। और जब हम कहते हैं कि बड़ी सांप्रदायिक हिंसा जिसमें कि 5 से अधिक मौतें या 10 लोग घायल हुए हों, यह आंकड़ा होता है, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। और ऐसे में आप क्यों कहते हैं कि असहिष्णु भारत हो रहा है? वजह बताइए मुझे, आप घटनाक्रम बताइए कि इस वजह से भारत असहिष्णु हो रहा है। और यही सवाल हम करना चाहेंगे इस समय अबुल मियां फिरंगी महली से। फिरंगी महली, माना कि लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं, माना कि लोग अपने मेडल वापस कर रहे हैं, हमें जरा घटनाक्रम बताइए वो जिसके चलते आपको लगता हो कि यह भारत असहिष्णु हो रहा है। अगर आप इसके समर्थन में तो नहीं है तो कोई बात नहीं।
फिरंगी महली, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी आप मुझसे बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मैं सियासी आदमी तो हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दुनिया भर के आंकड़े जमा करता मैं से ज्यादातर आंकड़े जो होते हैं फर्जी होते हैं। मैं सिर्फ आपको मालूम कितने एक शहरी होने के नाते, महंगाई कम हो गई है, एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं। शहरी होने के नाते ही मैं कह रहा हूँ कि जो जनता का इस वक्त मानना है वो ये है कि अब जंग जो हो रही है वो ज़बानी हो रही है। अब जो तीर चलाए जा रहे हैं वो नजरों के चलाए जा रहे हैं या अल्फाजों के चलाए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है श्रीमान मौलाना अबुल मियाँ, आपका क्या मानना? जमाना ये कह रहा है, लोग ये कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप सम्मानित शहरी हैं, आपके अपना सोच है, आपके जहन में भी कुछ होगा, आप क्या सोचते हैं? जाहिर है कि हम भी इसी हिंदुस्तान के वासी हैं, जो हिंदुस्तानी हालात हैं उसके हम भी गिरफ्तार हैं। हमारे घर में भी अरहर की दाल अब बहुत मुश्किल से पकती है। अगर महीने में 5 किलो आती थी तो अब आधा ही किलो आती है। तो महंगाई नहीं, कि यही बातें हमारे लिए हैं, हमको इससे नहीं मतलब है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले जानते हैं और नेता लोग इसको हिसाब किताब जोड़ते रहे। हमारे सामने तो यही आ रहा है कि अब गाड़ी चलाना स्कूल हो गया है, पेट्रोल कभी महंगा होता है कभी सस्ता हो जाता है। इससे फायदा किसको पहुंच रहा है? बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको फायदा हो रहा है और उन्हीं पूंजीपतियों का पैसा जो है पार्टियों को जा रहा है, जिससे वो इलेक्शन लड़ाते हैं, जिससे वो मीडिया में अपना प्रचार कराते हैं। इसी तरह से आमिर खान ने भी एक मुद्दा छोड़ दिया है, अब आप उनका मुद्दा चलाते रहिए और ये भुला दीजिए कि आज हमारी जनता जो है किस हालत में। मौलाना अबुल मियाँ, मुझे लगता है कि अगर आप के न्यूज से लगातार वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, आप के न्यूज को लगातार देखते हैं, तो एक बहुत गंभीर चैनल होने के नाते हम आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम स्पेशली इन्हीं चीजों को लेकर होता है जो जनता से जुड़े होते हैं और लगातार हर रोज हम एक मुद्दे को उठाते हैं। हम आमिर खान के बयान को लेकर लटके रहे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे 3 बार इस बात की गुजारिश की है कि आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए शहरी होने के नाते, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत में इंटॉलरेंट है, इंडिया इंटॉलरेंट है, असहिष्णु है? मैं आपसे आपका बयान जानना चाह रहा हूं। लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत में रहने वालों की हैसियत से अगर वो इंटॉलरेंस है या नहीं है, हमको हर हालत में यहीं रहना है, न यहाँ से जाने वाले हैं न यहाँ छोड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल ये, जो मुल्क के हालात हैं, इन मुल्क के हालात को सुधारना जो है वो नेताओं का काम है, पार्टियों का काम है कि वो। मौलाना अबुल मियाँ, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं के बजाय मैंने 3 बार आपसे लफ्जों में पूछा, चौथी बार फिर पूछ रहा हूँ, मैं चौथी बार फिर पहुंच रहा हूँ। जो हालात हैं, इस यहीं रहना है, मजबूरी है, बेबसी है। मैंने आपसे सीधे तौर पर कहा है, क्या हिंदुस्तान असहिष्णु इंटॉलरेंट हो गया है? सहने की क्षमता खत्म हो गई है क्या आपको डर लगता है हिंदुस्तान में? मैं सिर्फ आपसे आपका बयान पूछ रहा हूं, आपको डर लगता है? नहीं, हमको डर नहीं लगता है, लेकिन उन नेताओं के बयानात को देखिए जो मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ अवकात में आते रहते हैं और जो डराते रहते हैं जगह, और उनके डरने वाले नहीं है। हम इसी मुल्क में रहने वाले हैं और सारी समस्याओं का समाधान भी हमारे हाथ। मौलाना साहब, वो हर जगह हैं, हर प्रांत में हैं, हर शहर में हैं, हर मोहल्ले में हैं। आपके यहाँ भी अगल बगल ऐसे 4 लोग मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम सार्वजनिक तौर पर यह कहें कि हिंदुस्तान इंटॉलरेंट हो गया है। ये एक बड़ी बात है और इसको हमें समझना चाहिए। सुभाष ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी, लोग अगर ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है? आपके जहन में क्या आता है? ये साजिश है बदनाम करने की? और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है? सुभाष ओझा। मनीष जी, के न्यूज ने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस विषय को हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और अब बात साफ होनी चाहिए। पूरे देश का करोड़ों नौजवान आमिर खान के इस बयान से निराश है और ये निराशा इस स्तर पर है कि जिस देश ने आमिर खान को सर पर बिठाया,
फर्श से अर्श तक उनको ले जाके रखा, वही आमिर खान इसी देश में इतने सारे मुद्दों को देखते हुए भी कभी वो बम विस्फोट पर नहीं बोलते हैं, कभी वो दंगों पर नहीं बोलते हैं, कभी वो देश के कलाकार होने के बाद भी उन्होंने कलाकार और फिल्म को लेकर वो बयान नहीं दिए। लेकिन जहां सवाल ये खड़ा होता है कि देश उनको दिखाई पड़ता है आज असहिष्णु, जबकि उनको जितना कुछ इस देश ने दिया है, मुझे लगता है एक बार उनको चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए आमिर खान को कि यह देश हमेशा से सहिष्णु रहा है। 1000 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस देश ने दंगे बर्दाश्त तो किए। सुभाष जी, आपको रोक रहा हूं। ओझा साहब, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का ये एक और नया डिपार्टमेंट खुल गया है, और पॉलिटिक्स का ये नया डिपार्टमेंट खुल गया है। मैं रोक रहा हूं सुभाष जी, आपको रोक रहा हूं, सीधे मैं ओझा जी के पास में आ रहा हूं। ये पॉलिटिक्स का एक नया डिपार्टमेंट खुल गया है, जैसे जात के ऊपर पॉलिटिक्स, धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स, बयानों को लेकर पॉलिटिक्स। अब ये असहिष्णुता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एंकर हूं और मेरा बोलना काम है, चर्चा में शामिल होना मेरा काम है, लेकिन किसी आदमी से अगर एक बार कह दीजिए कि जरा इसको बोल के दिखाइए इस लफ्ज को, तो बोलने में 4 बार लड़खड़ा जाएगा, जिसको बोलने का अभ्यास नहीं है। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो इंटॉलरेंट जल्दी बोलते हैं, असहिष्णुता कम बोलते हैं। ऐसे लोग भी असहिष्णुता को मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और नया डिपार्टमेंट खुल गया है। कई बार लड़खड़ा जाते हैं असहिष्णुता को बोलते बोलते लोग। ये लगता है जो है अब आमिर खान जो है ये जो चाह रहे हैं कि वो उनको एक स्टंट मिला है, और मुझे लगता है देश में एक नए तरीके का पब्लिसिटी स्टंट वो चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले कल में उनकी जो फिल्में हैं, अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार ओझा जी ने भी बड़ा सही सवाल उठाया कि आखिर क्या इसके पीछे एक माफिया जो तंत्र लगा हुआ है, उसकी चाल भी हो सकती है। देश में जो सरकार को नहीं चलने देना चाहते हैं वह लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। सरकार इससे नहीं डरती, चाहते नहीं है। नहीं, सुभाष ओझा जी, सुभाष ओझा जी, 125 करोड़ की 125 करोड़ की ताकत होती है सरकार के पास। लोगों के बयानों से ऐसा नहीं होता कि सरकारें नहीं चलती है, सरकार में कोई दिक्कत होती है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, इसकी छवि खराब होती है। और बतौर शहरी, बतौर नागरिक हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, अगर वो ऐसा बयान देता है जो कि देश का नाम कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलता है, हमें पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बात देश की हो रही है, किसी दल की नहीं हो रही है। दल की होती तो अलग बात होती। सुभाष ओझा जी, सीधे सवाल हमारा ओझा साहब से था। ओझा जी, जो सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है आप उसका जवाब दें। ये पॉलिटिक्स का एक नया डिपार्टमेंट खुल गया है। जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ बताना चाहता हूँ, और शायद आपने भी देखा होगा, इतिहास गवाह है कि भारत तो कायरता की हद तक सहिष्णु है। असहिष्णुता की बात यहाँ कहां से आ गई? और दूसरी बात यह है कि जहां तक आमिर खान की बात है, उनका एक एपिसोड मैंने देखा था जिसमें उन्होंने महिलाओं की दशा दिशा पे बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए थे, उनकी बेहतरी की बात किए थे, उनकी इज्जत की भी बात किए थे, और उसको उनकी उस बात का मैं एहतराम भी करता हूं। लेकिन साथ में यह भी कहता हूं कि उनको जो है अपनी पत्नी की बात को मान लेना चाहिए। एक इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं, एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते यह बात कह रहा हूं कि उनको अपनी पत्नी की बात को मान लेना चाहिए, और ये देश ही नहीं, उसके लिए इनको ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस किसी भी उसमें चले जाएं, देश में आप पाकिस्तान चले जाएं, सीरिया चले जाएं, रसा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और बल्कि भारत में तो ये बिल्कुल है ही नहीं है, तो एक स्टंट खड़ा किया गया है। और जहां तक इसकी बात है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां हर समय सेकते हैं, चाहे वो लाश हो, चाहे वो भूख हो, और चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो। लेकिन इनके इस बयान से या इस तरह के बयानों से जो देश की छवि पूरे विश्व में बिगड़ रही है, वो चिंतनीय है। और हम यहां ये कहने में कोई गुरेज नहीं है हमें कि
आप ये मान लें कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में एक बहुत बारीक रेखा होती है। स्वतंत्रता में जहां जिम्मेदारी निहित होती है वहां स्वतंत्रता में उस जिम्मेदारी का अभाव होता है, और यहां इस देश के लोग, इस तरह के जिम्मेदार लोग स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान बैठे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस पे निश्चित ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे जिस बयान से देश का मान घटे उस बयान को राष्ट्रद्रोही बयान मान करके उनको जेल में डाल दिया जाए। ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है, ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है और ये अब निर्णय अदालत को करना है कि क्या इसको लेकर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है राष्ट्रद्रोह का, क्या आमिर खान पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, कि निश्चित तौर पर यह हिंदुस्तान के चरित्र के साथ खिलवाड़ है, हिंदुस्तान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। चर्चा आमिर खान के उस बयान को लेकर जिसमें पीड़ा कम नजर आ रही है, पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा नजर आ रहा है, हिंदुस्तान असहिष्णु है, ये तो अब आमिर खान भी कहते हैं। ये अलग बात चर्चा उनकी पत्नी से शुरू हुई हो, लेकिन डर लगता है उन्हें रहने में। तथ्य आंकड़े ये बताते हैं उनके पूर्वज, हिंदुस्तान का प्रांत है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का शहर है हरदोई, और उस हरदोई से ताल्लुक रखते हैं उनके पूर्वज और खुद आमिर खान भी, क्योंकि जो उनके वंशज हैं, जहाँ के जो उनके पूर्वज हैं वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं। और खबरों में ये आया है कि हरदोई में आज भी आमिर खान साहब का लगान बाकी है। लगान में तो उन्होंने शायद लगान निपटा दिया था मैच खेलकर, लेकिन असल जिंदगी में आज भी उनका लगान बाकी है। सरकार इतनी ही इंटॉलरेंट होती, सरकार इतना ही आपको डराना चाहती, परेशान करना चाहती, तो एक बहाना चाहिए है, एक बहाना किसी भी इंसान को उल्टा करने के लिए, समझ रहे ना आप, एक बहाना। लेकिन यहां पर आपका लगान छूटा पड़ा हुआ है, जो तहसील के अभिलेख बता रहे हैं। कभी आपसे कोई सवाल हुआ? आपने किरण से शादी की, कभी आपसे कोई सवाल हुआ? आपसे कभी किसी ने कुछ कहा व्यक्तिगत तौर पर? आपके ऊपर किसी ने हमला बोला? आप कहते हैं असहिष्णु। बहुत शर्म आती है इस बात को लेकर कि बस नेताओं के बयान सुने, देखा और आपको लगने लगा डर, और बड़े आराम से आपने भी दे दिया बयान। धर्मानंद तिवारी जी, ये सवाल मैं आपसे बतौर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं नहीं कर रहा हूं, एक दूसरी भूमिका भी आपकी है, और उस दूसरी भूमिका के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ऐसा कौन सा रोग आमिर खान को लगा, ऐसी कौन सी घटना आमिर खान के साथ हुई, ऐसा कौन सा प्रकरण, ऐसा कौन सा वाकया आमिर खान के साथ घटा होगा जिससे उन्हें लगा कि ये बहुत इनटॉलरेंट हो गया इंडिया 4 दिन में? पहले तो वाजपेयी जी आप ही ने कहा, या अखबारों में भी आया और साथियों के द्वारा भी बात आई कि आमिर खान की बीवी पत्नी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। उन्होंने भी समर्थन किया, बात हो उन्होंने भी, और मीडिया में बात आ गई। तिवारी जी, पहले तो ये बात जान लीजिए कि आमिर खान का निजी बयान नहीं है। तिवारी जी, आप ये भी जान लीजिए, 2 बातें आप क्लियर कर लीजिए। आपने कहा पहले कि मुंबई में दिया हुआ बयान है, ये दिल्ली में दिया हुआ बयान है। दूसरी बात, उन्होंने अभी अपनी पत्नी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने किरण को यह नहीं समझाया कि नहीं भाई तुम गलत बोल रही हो, ये देश हमारा है, यहां पर कोई असहिष्णुता नहीं है, मैं अतुल्य भारत का विज्ञापन करता हूं, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान की रगों में गंगा जमुनी तहजीब बहती है, आप गलत हो। उन्होंने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया, उन्होंने उसको समर्थन किया है। तो पहली बात तो यहीं पर कटघरे में खड़े होते आमिर खान कि अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, दुनिया को देशभक्ति बताते हैं, अपने पत्नी को देशभक्त नहीं बना पाए। वो ये जान लीजिए, शायद आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। आपकी शादी हो गई है। आप जानते हैं कि बीवियों को समझाना कितना मुश्किल है। पत्नी को समझा लेना बहुत मुश्किल है। पत्नी जो जिद पकड़ लेगी, नहीं जो मैं कह रही हूँ वही सही है, और फिर जब दूसरी तीसरी हो तो फिर चौथी की दिक्कत हो जाएगी। नहीं है, ये बात सही है। अगर आप फिर दोबारा, मैं कह रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं मैं शादीशुदा भी हूँ और पहली पत्नी है, दूसरी तीसरी का भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर समझाने में। तो यही जान लीजिए कि ये पत्नी की बात को उन्होंने कहा कि जो पत्नी को खुश करने के लिए, चलो मैं भी मान लेता हूं कि यहाँ पर ऐसा हालत है कि लोगों के मन में भय है, लेकिन ये हकीकत है नहीं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने जो कहा, हजारों साल की बात, ये बाबर ने भी, जब बाबर की मृत्यु होने लगी तो अपने लड़के हुमायूं से कहा कि देखो सब कुछ करना इस देश में
इस देश के लोग बड़े भावुक और बड़े नम्र किस्म के सज्जन लोग हैं। इनके सामने, इनके खिलाफ इनकी जो भावना है, जैसे गौ पालना हुआ, सहिष्णुता हुई, किसी बात को मान लेना, किसी का आदर कर लेना, परदेशी को भी सम्मान देना, सबको गेस्ट मानना, ये भावना इनकी कहीं आहत न होना पाए। इतने सज्जन लोग हैं, इतने रईस और अच्छे लोग हैं। बाबर ने समझाया था, और आपने देखा भी बाबर के बाद सारे कितने, उसके पहले भी लाए, मुगल पीरियड आया, उसके बाद अंग्रेज आए, सारे के सारे आए, और ये इतना सहिष्णु है लोग कि सबको झेलते गए, सबको बर्दाश्त करते गए, और यहाँ तक कि उनको सर भी कहने लगे, सम्मान भी करने लगे। और आज देखिए अफगानिस्तान कई साल तक लड़ा, अमेरिका ने वहाँ कारपेट बम्बिंग कर दी, फिर भी वो लोग अभी तक छटपटाहट है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। एक बात और है, तो देश धर्मानंद तिवारी जी, हमारे देश की ये परंपरा है, धर्मानंद तिवारी जी सहिष्णु है। हमारे एक साथी पत्रकार ने कहा कि लोग कायर है, सवाल ये है और सज्जनता में बड़ा फर्क है। सवाल ये है, और चूंकि वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है और हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है, और उसको लेकर खुद ऋषि कपूर ने भी आमिर खान को नसीहत दी, और वो ये कि मिस्टर आमिर खान, व्यवस्था को सुधारिए, उससे भागिए मत। तो सवाल यहां पर यह उतरता है हमारे जहन में कि व्यवस्था को सुधारने की बजाय बयानबाजी करना बहुत आसान हो गया है, टीवी पर प्रोग्राम देना बहुत आसान है, जमीन पर उतरकर काम करना उतना ही मुश्किल है। एपी ओझा साहब, अब एक एक करके सवाल ये सबके पास में है, वक्त कम है, संक्षेप में आप अपना जवाब दें, सबके पास जाना है। देखिए मनीष जी, अभी जो बात धर्मानंद तिवारी जी ने कही है, मैंने एक तो क्लियर कर दूं कि मैंने कहा था कि कायरता की हद तक सहिष्णु है, मैंने कायर नहीं कहा था, कायरता की हद तक सहिष्णु है ये देश। और दूसरी बात, जहां तक बार बार पत्नी की बात कई जगहों तक ये बात आई, कई उस पे फोरम पे ये बात आ रही है कि लोग पहले समझ लें कि आमिर ने क्या कहा है। उन्होंने पत्नी की जो है भावनाओं को व्यक्त किया है, तो सवाल इस बात का है यहाँ पे कि जिस पत्नी को पति के जिंदा रहते इतना डर लगे, पहले उसको अपनी पति छोड़ देना चाहिए। और उसके अलावा जहां तक सहिष्णुता की बात है, उस पर मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हिंदू देवी देवताओं का इतना अपमान करके 350 करोड़ का जो फिल्म बिजनेस करे, उसके बाद भी अगर कोई एक्टर ये कहे कि ये असहिष्णु देश है, तो इससे खराब बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। उसने सभी धर्मों का वो किया है। आमिर खान पर देश का जितना उन्होंने सम्मान और नुकसान किया है, वाजपेयी जी, मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना है कि उन पर देशद्रोह लगाया जाना चाहिए। चलिए, वो तो अदालत की दहलीज पर है। है। बहुत दुखद है कि पूरी दुनिया में देश का सिर झुका है। जी, मौलाना अबुल देश का तो सिर झुकता है कि अगर आप ऐसे बयानों से विदेश में घूम घूम के आपका प्रधानमंत्री देश की शिकायत कर रहा है कि वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा अत्याचार है, तब आपका सिर नहीं झुकता है। और एक बयान अपनी पत्नी को डर के वजह से उसने दिया। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने भी कहा कि अगर उसने ऐसा कहा है तो प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, या प्रधानमंत्री के यहाँ उसको चिट्ठी लिखना चाहिए। बयानबाजी करके देश में। धर्मानंद तिवारी जी, मेरे पास वक्त नहीं है। अपने प्रधानमंत्री को बोलिए ना, क्यों मेरे पास वक्त नहीं है। धर्मानंद तिवारी जी, सुभाष ओझा जी, मैं बता रहा हूँ, सुभाष ओझा जी, आपको मैं रोक रहा हूँ। धर्मानंद तिवारी जी, इस बात को आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है, वो अपाहिज है, तो ये उसकी कुदरत की देन है, अगर भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। लेकिन वो अगर चोर है तो ये ज्यादा मुश्किल है। भ्रष्टाचार की बात आपने कही तो ठीक, हमने मान ली आपकी बात की कि हाँ प्रधानमंत्री ने ये बात कही, बाहर जाके कही, ये भी बात हमने आपकी मान ली। भ्रष्टाचार पैदा है, हर जगह पर भ्रष्टाचार है, हर देश पर भ्रष्टाचार है, ये भी बात आप मान लीजिए, कहीं ये छूता नहीं भ्रष्टाचार। लेकिन सहिष्णुता और असहिष्णुता ये हमारे चरित्र की बात है। देश के चरित्र पर आप हमला बोल रहे हैं, हमारे चरित्र पर नहीं, देश के चरित्र पर। यह बात ध्यान रखने वाली बात है। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे मौलाना साहब?
देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, जब आपने ये कह दिया कि आमिर खान के खिलाफ ये मामला कोर्ट में चला गया है जी, तो जब कोर्ट में मामला चला गया है तो उसमें हमको आपको अपनी राय देने का कोई हक नहीं अभी रह गया। गया नहीं है, दहलीज जहाँ पर तक है, के दहलीज पर है, यहाँ की इंसानियत का सवाल है। अभी जो दहलीज पर है। बिहार मौलाना का साहब, इलेक्शन हुआ है उसने सब कुछ वाज़ेह तस्वीर कर दी है। अभी दहलीज पर है ये मुकदमा, अभी गया नहीं अंदर, अभी कोर्ट ने कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है, ये सिर्फ अर्जी डाली गई है, आज परिवाद दाखिल किया गया है। मुकदमा कायम नहीं हुआ है, क्लियर फैसला होगा वही अच्छा फैसला होगा। हम और आप इस स्तर के नहीं है कि किसी के मामले में जजमेंट दें। और जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, मुझे याद पड़ता है कि एक अखबार में खबर आई थी कि ओबामा जी ने नरेंद्र मोदी को समझाया था कि जरा अपने मुल्क के हालात को आप सही करके पेश करें। और उसके बाद ही उन्हीं ओबामा ने 10वीं बार इस हिंदुस्तान की तो तारीफ क्या भी की है। ओबामा इस पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं कि वो सबको बताएंगे कि कौन सा देश क्या करेगा? मोदी जी के मित्र हैं वो, चलिए, मोदी जी के मित्र हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। ओझा साहब आपका शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और सुभाष ओझा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल बिल्कुल साफ है और उन सवालों के जवाब में अब जाएंगे तो निश्चित तौर पर असहिष्णुता या इनटॉलरेंट को लेकर पीड़ा नहीं है, पीड़ा कहीं दूसरी जगह छुपी हुई है। छोटा राजन हिंदुस्तान में है, डी कंपनी के साथ में किसके क्या रिलेशन है, कहां पैसा जाता है, किसके पास फंडिंग होती है, कौन किससे मदद ले रहा है। पीड़ा यह भी हो सकती है, पीड़ा प्रचार की भी हो सकती है, पीड़ा पब्लिसिटी स्टंट की भी हो सकती है, लेकिन कम से कम असहिष्णुता को लेकर कोई पीड़ा हो ये तो नजर नहीं आती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।